ये जो आफ्टर पब्लिशिंग लिखा हुआ है उसके ऊपर इसका हेडिंग होगा वैलिडिटी पीरियड, ये लिख लेना। अच्छा ठीक है सर। हाँ वो कट गया, हमको लगता है कि फोटो लेने में कट गया। तो देखो वैलिडिटी पीरियड क्या होता है उसी के बारे में। आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ टेंडर नोटिस एनी कॉन्ट्रैक्टर फर्म सबमिट टेंडर डॉक्यूमेंट्स। ये तय है कि जब एनआईटी आप निकालते हो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, उसके बाद जो है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उससे सारी चीजें पढ़ता है। जब उसकी सबमिट करने की डेट होती है, ओपनिंग होने की डेट होती है, सब देखता है उसमें। तो वो जो सबमिट करता है, और अगर उस दिन सर रवि ज्वाइन होना चाहता सर। देखो इतना 10 मिनट हम समय देते हैं, 10 मिनट हम पहले बैठते हैं, उसके बाद भी इन लोग लेट क्यों करता है। वैलिडिटी पीरियड किसको कहते हैं, इसके बारे में बताया हुआ है। ये चीज सोच लो कि जैसे कोई भी जब एनआईटी निकलता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, तो कॉन्ट्रैक्टर उसे देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद टेंडर को सबमिट करते हैं, है ना। सबमिट करने के बाद ओपनिंग होता है, तो उसमें कोई न कोई तो लोएस्ट होगा ही। तो जिस दिन एक्चुअल में ओपनिंग होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस दिन सबमिट होता है उसी दिन ओपनिंग किया जाता है। कभी कभी होता है कि सबमिटिंग करने का डेट आज है, ओपनिंग डेट करने का डेट कल है। तो ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करेगा कि कब उसका हम डेट ऑफ सबमिटिंग रखें, कब डेट ऑफ ओपनिंग रखें। लेकिन मोस्टली ये माना जाता है कि जिस दिन डेट ऑफ सबमिटिंग होता है उसी दिन डेट ऑफ ओपनिंग होता है। कि जब डेट ऑफ सबमिटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर आएंगे तो उसी दिन हम क्यों न टेंडर को ओपन कर दें, फिर उसे नहीं बुलाएं। तो आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ टेंडर नोटिस एनी कॉन्ट्रैक्टर फर्म सबमिट टेंडर डॉक्यूमेंट्स। टेंडर डॉक्यूमेंट्स पूरा जो उसको मिलता है वो जमा करता है। इफ लोएस्ट टेंडर इज वैलिड, अगर कोई जो लोएस्ट टेंडर है वैलिड हो जाता है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके टेक्निकल और फाइनेंशियल सारे ओके हैं, कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कोट किया जाता है, देन वैलिडिटी पीरियड विल बी स्टार्ट। अगर वो लोएस्ट हो गया तो, और सारे डॉक्यूमेंट्स उसके सही हैं, तो वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो गया। अगर मान लो कि उस दिन हम बुलाए नहीं, खोले, ओपनिंग किए, पहले हमने चेक किया, चेक करने के बाद मैं दूसरा दिन ओपन किया टेंडर को, तो जिस दिन ओपन किया टेंडर को उस दिन हम सब देख लें कि वो पूरी तरह क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं और लोएस्ट है कि नहीं, तो उस डेट से ही वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। एंड इट्स रेंज विल बी 30 days to 90 days, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ वर्क, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन। ये डिपेंड करता है, जो 30 days to 90 days है, ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क का नेचर क्या है, कितना उसका इंपॉर्टेंस है, कितने अमाउंट का है, उसके अनुसार जो है ऑलरेडी फिक्स किया जाता है इसका वैलिडिटी पीरियड कितना हम रखें। कभी कभी छोटे छोटे कामों में जो है कि वैलिडिटी पीरियड तुरंत हो जाता है, विद इन 10 days भी शुरू कर दिया जाता है। लेकिन बहुत अर्जेंट वर्क में मोस्टली हमारा 30 days to 90 days ही लिया जाता है। Thus the period between successful submitting tender, तो वो पीरियड जो सक्सेसफुल सबमिटिंग का हुआ टू ए सर्टेन डेज, सर्टेन डेज का मतलब 30 days to 90 days इज नोन एज वैलिडिटी पीरियड। The period between successful submitting tender to a certain date is known as validity period. Beyond this period, the contractor either may be agree or can refuse to accept the rates for execution the work. अगर इतने दिनों के अंदर आपको उसको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देंगे, वर्क ऑर्डर नहीं देंगे, है ना, उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डिनाई कर सकता है कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हमारा रेट बढ़ गया, चाहे कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, तो वो रिफ्यूज कर सकता है। और एग्री भी कर सकता है अगर उसके मन अनुसार काम हुआ हो, उसकी सुविधा के अनुसार अगर
उस समय उसकी सुविधा के अनुसार आ गई हो, क्रिएट वगैरह काफी घट गए हो, ये हो वो हो, उस परिस्थिति में वो जो है एग्री भी हो सकता है और अल्टर पोजीशन में वो रिफ्यूज भी कर सकता है। ये हो गया हमारा वैलिडिटी पीरियड। सेकंड है राइट टू रिजेक्ट वन और ऑल टेंडर्स। राइट टू रिजेक्ट वन और ऑल टेंडर्स, या तो एक टेंडर को रिजेक्ट करना या सभी टेंडर को रिजेक्ट करने का जो पावर होता है उसके बारे में है। तो पहला, रिजेक्टिंग वन और लोएस्ट टेंडर, कि आपको लोएस्ट टेंडर का रिजेक्ट करने का पावर क्या होता है, किस किस परिस्थिति में डिपार्टमेंट चाहेगी तो लोएस्ट टेंडर को भी रिजेक्ट कर सकती है। एनी फर्म गवर्नमेंट कैन रिजेक्ट one tender or lowest tender in following circumstances. पहला, if the tender is not filled according to rules and instruction given by firm या government। अगर आपने टेंडर को जो है कि गवर्नमेंट द्वारा बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार नहीं फुलफिल किया है तो आपका टेंडर हम रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, when any page of tender documents are missing। अगर मान लीजिए कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं उसे, उसमें से वो कोई पेज फाड़ दिया हो, हटा दिया हो, उस परिस्थिति में भी उस कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर रिजेक्ट किया जा सकता है। थर्ड, अर्नेस्ट मनी इन फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट, बैंक गारंटी, एनएसी, पासबुक इज नॉट सबमिटेड विथ टेंडर। अगर आपका जो है अर्नेस्ट मनी जमा नहीं किया गया है उस स्थिति में भी आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ, टेंडर पेपर इज नॉट साइंड ऑन ईच पेज बाय कॉन्ट्रैक्टर और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव हैविंग पावर ऑफ अटॉर्नी टू साइन डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है, एक तो एनआईटी हुआ जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जिसको कह रहे हैं, उसके बाद जब आप पैसा दे करके जब जाते हैं तो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स मिलता है। वो एक किताब सी होती है ना, और छोटे छोटे कामों के लिए पेज में भी 2-3 पेज का भी होता है, लेकिन बड़े बड़े कामों के लिए एक बुक सी होती है एकदम, उसमें बहुत सारे पेज दिए हुए रहते हैं। उसके हर पेज पे कॉन्ट्रैक्टर का साइन होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं आ रहा तो वो जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी देगा एक रिप्रेजेंटेटिव बना करके उसका साइन होना चाहिए, और जब रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा तो उस परिस्थिति में उस कॉन्ट्रैक्टर के लेटर हेड पे उसका फोटो चिपका करके उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा कि मैं इसको अधिकृत कर रहा हूं इस टेंडर में भाग लेने के लिए, तब उसका साइन वैलिड माना जाएगा। अगर ऐसे ही भेज देगा कि मैं उस कॉन्ट्रैक्टर का हूं, आदमी हूं, तब उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके साथ उसे एक लाना होगा उसका लेटर पैड जिसपे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर का सिग्नेचर होगा। फिफ्थ, व्हेन कंडीशनल टेंडर पेपर इज सबमिटेड। अगर आप टेंडर पेपर में कोई कंडीशन लगा करके सबमिट करते हैं तो उसको भी रिजेक्ट किया जाएगा कि मैं इतना बजे से इतना बजे तक काम करूंगा, मैं इतना दिन में काम करूंगा, ये सब कंडीशन हो गए, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो इस परिस्थिति में भी उसके को रिजेक्ट किया जा सकता है। When contractor have not submitted adequate registration financial paper as per demand of agency, जो एजेंसी या गवर्नमेंट जो भी जो है जैसा वो खोज रहा है उस तरह का अगर रजिस्ट्रेशन पेपर चाहे और भी कोई पेपर अगर सबमिट नहीं करता है तो उस परिस्थिति में भी जो है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है सो का टेंडर ये हो सकता है। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ ऑल टेंडर। When any change in design and drawing is essential before acceptance of tender। अगर मान लीजिए
कि आपको जो है कि वैसी परिस्थिति में एक मिनट चेंज इन डिजाइन एंड ड्राइंग इज एसेंशियल बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर। क्योंकि जब टेंडर आप देते हैं तो वो जो वैलिडिटी पीरियड है उसके विदिन में आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देना है, और उस बीच में अगर आपको टेंडर आपने करवा दिया, एक्सेप्टेंस लेटर अभी आपने नहीं दिया है कॉन्ट्रैक्टर को वर्क शुरू करने के लिए, उस स्थिति में भी आप जो है कि सारे टेंडर को कैंसिल रिजेक्ट कर सकते हैं। बी, when sufficient number of contractor had not submitted tender, एटलीस्ट 2 तो हमें चाहिए ही, है ना, लेकिन अगर काम के अनुसार जैसा देख के वो डिसीजन ले सकता है डिपार्टमेंट कि 2 और 2 से मोर भी अगर रहे कि नहीं हमको कम से कम इसमें 5-6 कॉन्ट्रैक्टर को इसमें आगे आना चाहिए था जिससे कि हम अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चूज कर सकें, तो वैसी स्थिति में भी जो है डिपार्टमेंट अपने टेंडर को रिजेक्ट कर सकती है। सी, व्हेन एनी फ्रॉड इज डिटेक्टेड इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए कि कोई पेपर गलत बना करके सबमिट कर दिया, उस तरह की भी स्थिति आएगी, या तो आपके द्वारा बनाए गए पेपर में कुछ गलतियां आ गई है, तो उस परिस्थिति में भी सारे टेंडर रिजेक्ट किए जा सकते हैं। देयर इज एनी कोलिजन डिस्प्यूट अमंग द कॉन्ट्रैक्टर्स, मान लीजिए कोई काम आपने निकाला, टेंडर निकाला और कॉन्ट्रैक्टर उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा होने लगा, बात आगे बढ़ने की नौबत आ गई, तो बहुत सी परिस्थितियां को देखिए अगर ये टेंडर हम किसी को देते हैं तो हो सकता है कि गोली बारूद बंदूक कुछ भी हो जाए अगर, तो उस परिस्थिति में भी जो डिपार्टमेंट जो है उसका पावर है कि वो टेंडर को कैंसिल कर देगा, क्योंकि उसका जड़ टेंडर ही था तो टेंडर ही को कैंसिल कर देंगे। उस स्थिति में भी टेंडर को रिजेक्ट, पूरे टेंडर सभी का टेंडर को रिजेक्ट किया जा सकता है। When lowest tender is unable to do work after acceptance of tender, वैसी स्थिति में भी टेंडर को रिजेक्ट किया जाएगा कि जो लोएस्ट टेंडर था कि वो उसने एक्सेप्ट तो कर लिया टेंडर को, लेकिन वो अनेबल है, नहीं कर सकता है, उस चीजों का फॉरफिटेड करेंगे हम लोग जो उसका अर्नेस्ट मनी था, लेकिन उस स्थिति में हम फिर टेंडर को कैंसिल कर देंगे और फिर ही टेंडर करेंगे। काम उसने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन काम शुरू करने की स्थिति में वो नहीं है, तो उस स्थिति में उसका अर्नेस्ट मनी फॉरफिटेड करते हुए फिर हम रीटेंडर करेंगे। When budget problem unforeseen happening has occurred to proceed the work, कभी कभी बजट का प्रॉब्लम आ जाए, जैसे बजट तो पहले आता है लेकिन फिर हुआ कि नहीं उस योजना में आगे पैसा नहीं आएगा, कुछ ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट की हो गई कि नहीं उस योजना ही को बंद किया जा सकता है, कि नहीं इस योजना पैसा भेजना ही नहीं आगे, तो फिर उस टेंडर को हम लोग कैंसिल करके दूसरी योजना में डाल करके उस काम को हम लोग करवाते हैं। तो उस स्थिति में भी सारे टेंडर को रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद कोरिजेंडम टू टेंडर नोटिस एंड इस नेसेसिटी, कभी कभी तुम देखता हुआ कि री टेंडर निकलता है, तुम लोग देखते हो, जैसे हाल में ये मैंने भेजा था तो वो री टेंडर, हाँ, तो वो जो होता है कोरिजेंडम टू टेंडर नोटिस एंड इट्स नेसेसिटी, उसमें शुद्धिकरण जो होती है टेंडर नोटिस में, उसकी क्या आवश्यकता पड़ जाती है। एक कोरिजेंडम इज ए रिवीजन ऑफ ए प्रिंटेड और पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है कि जो आपने प्रिंट कर दिया या पब्लिश कर दिया उसी को रिवाइज करके फिर से आप कुछ चेंज करके उसमें डाल रहे हैं, उसी को कोरिजेंडम कहते हैं, जिसको हम लोग फिर री टेंडर में कहते हैं कि री टेंडर निकला उसी का। एक कोरिजेंडम जबकि उसमें लिख दिया था स्पष्ट रूप पर कोरिजेंडम फॉर टेंडर नंबर इतना, यानी इतना शुद्धिकरण इसके लिए शुद्धि किया हुआ है।
A corrigendum contains correction if any contractor has already submitted his tender, है ना, कि अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर सबमिट भी कर दिया है टेंडर, तो जब वो शुद्धि कर करके जो निकलेगा टेंडर, तो फिर से उसे टेंडर डालना होगा। क्योंकि अगर उस स्थिति की चीज है कि और ऐसा कुछ चेंज नहीं है कि खाली आपने कुछ इंस्ट्रक्शन उसमें चेंज किए हैं, तो उसमें फिर से टेंडर डालने की नहीं बात है। लेकिन अगर उसका मिसप्रिंट हो गया है अमाउंट या अर्नेस्ट मनी या कुछ हो गया है, तो उस स्थिति में फिर से वो रिटेंडर करेगा। और वैसी शुद्धि है जिससे उसके डॉक्यूमेंट्स पर फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन पर फर्क पड़ रहा है ना, कि इसको इतने दिनों में ही पूरा करना है। चाहे इतने मान लो 9 मंथ के जगह पर अगर गलती से 6 मंथ हो गया है, तो उस परिस्थिति में रिटेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। एक corrigendum to tender notice is necessary. पहला, when department firm has short time period for preparing tender documents for contractors, है ना। अब क्या है कि अब जैसे when department firm has short time period for preparing, अब मान लो कि बहुत कम समय है डिपार्टमेंट के पास और उसी के बीच में उसको जो है कि टेंडर के लिए जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करना है, तो उस परिस्थिति में गलतियां होने की संभावना होती है। इसलिए उस परिस्थिति में कोग्रेंडम निकालना पड़ सकता है, वो नेसेसरी हो जाता है। सेकंड, व्हेन देयर इज एनी मेजर चेंज इन ड्राइंग डिजाइन विच affect the tender cost. अगर आपका डिजाइन ड्राइंग में काफी चेंज आ गया है, तो उस जो कि आपके टेंडर कॉस्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो उस परिस्थिति में भी आपको कोग्रेंडम निकाला जाता है। उस स्थिति में कि नहीं, ये टेंडर जो है निरस्त किया जाता है, इसके लिए फिर रीटेंडर इतने दिनों के बाद होगा। इस तरह की बातें भी होती है। When sufficient number of blank tender forms are not sold, अगर मान लीजिए कि आपका जो टेंडर पेपर है वो सफिशिएंट नंबर नहीं बिक पाया, नहीं लोग ले पाए, माने अधिक कॉन्ट्रैक्टर लोग जमा नहीं हो पाए, इस टेंडर को चाहेगी टेंडर सीमेंट नहीं है, और इशूइंग एन कोग्रेंडम टू द स्पेसिफाइड टेंडर नोटिस, माने फिर से आपको देना होगा कि इशू हम कब कर रहे हैं और एक्सेप्ट हम कब कर रहे हैं, ये स्पेसिफाई कर देना होगा। क्योंकि वो नहीं कीजिएगा तो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर वंचित रह जाएंगे, तो उसको आपको स्पेसिफाई कर देना है। ये हो गया आपका कोग्रेंडम इज नेसेसिटी। अब तो टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो हेलो सर, आपने सुन लिया कि एनआईटी होता है, दूसरा टेंडर आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज सर कट करके आ रहा है 10,000 सर। 5,000 जो सेल होता है ना, जो उसका कॉस्ट ऑफ बीओ की कहीं कहीं लिखा रहता है कोड सब। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। अभी आवाज कट रही है, आवाज जा रही है। अभी तो आ रहा है सर। नेट लगता है कि यस सर। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि जैसे आपका जब एनआईटी निकलता है, आप पेपर में देखते हो, तो उसके बाद आप जो रहता है कि कॉस्ट ऑफ बीओ क्यों लिखा है या कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ 5,000 या 10,000 रुपये कुछ की भी होती है,
तो उसको लेके जो आप पैसा लेकर के जो आप लाने जाते हो, चाहे उसके ड्राफ्ट के रूप में दो, चाहे कैश दो, जैसे भी दो, तो जो वहां मिलता है वो उनको टेंडर डॉक्यूमेंट्स मिलता है। वो ही एक मोटी सी किताब होती है। या तो फिर अगर आपको उसका सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर में है कि वो आपका लिंक देगा कि अगर वो पैसा आप सबमिट करेंगे तो वो लिंक खुलेगा, तो आपको पूरा स्क्रीन पर आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स वही कहलाता था। टेंडर डॉक्यूमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट्स which gives a detailed explanation about requirement information, the terms and condition of contract, a specification, design and drawing for execution of any work. इसमें सारे चीज रहते हैं, आपके डिजाइन एंड ड्राइंग रहेंगे दिए हुए, स्पेसिफिकेशन दिए हुए रहेंगे, सारे टर्म एंड कंडीशन दिए हुए रहेंगे, एक्सेप्टेंस लेटर दिया हुआ रहेगा, एग्रीमेंट का पेज दिया हुआ रहेगा, सारी चीज दिए हुए रहते हैं उसमें। उसी को हम लोग कहते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स। इट इज प्रिपेयर्ड बाय अथॉरिटी या एजेंसी या गवर्नमेंट, जो भी नहीं आ रही है सर। फिर आवाज नहीं जा रही है? अभी फ्रेश आ रही है सर, शायद गोल्डन का ये प्रॉब्लम होगा सर, नेटवर्क। हाँ, हो सकता तुम्हारा नेट में, हमारा तो अभी हाँ सही चल आ रहा है, है। उससे सही आ रहा है ना। अब मेरा चल रहा है वाईफाई से। अभी तो सही है सर। हाँ, अभी सही है सर। अभी तो मेरा वाईफाई चल रहा है, उस समय मोबाइल से चला रहे थे तो आवाज कट सकती थी। यस सर, गोल्डन का प्रॉब्लम होगा। हाँ, उधर प्रॉब्लम हो गया होगा। ये कितना है, एक दो पेज और है, थोड़ा सा धैर्य रखो, किसी तरह सुनो। ठीक है सर, कैरी ऑन सर, कंटिन्यू रहिए। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय अथॉरिटी हु मेक्स द ऑफर फॉर टेंडर। ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कि उस अथॉरिटी के द्वारा, उस एजेंसी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो टेंडर के लिए ऑफर देता है। बोथ द पार्टीज, दो पार्टी में कौन होता है? एक तो होता है कि ऑफर ऑफ टेंडर, जो टेंडर ऑफर कर रहा है कि हम ये टेंडर निकाल रहे हैं, और दूसरा होता है एक्सेप्ट ऑफ टेंडर, जो एक्सेप्ट करता है। तो इन दोनों का साइन शुड साइन ऑन एवरी पेज ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। वो जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स होती है कि कॉन्ट्रैक्टर तो उसको ऑलरेडी उसी समय टेंडर सबमिट करते समय ही उसके हर पेज पे साइन करके देगा। लेकिन जिस दिन वो टेंडर खुलेगा उस दिन जो उसके जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको भी हर पेज पे साइन करना होगा उसमें। With taking care of correction, alteration, overwriting, etc. ये देखना है कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर अगर क्या होता है कि कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्टर जो है ओवर राइटिंग करता है, कहीं कहीं कट कर देता है ना। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो टेंडर पेपर होता है उसके राइट साइड में ऊपर में जो पेज है उसके राइट साइड का ऊपर में, राइट साइड में कॉर्नर में, उसमें लिख दिया जाता है करेक्शन है तो सी करके उस पेज में कितने करेक्शन है। अगर एक करेक्शन है तो सी दे करके सामने डैश दे के 1 लिख दिया जाता है। ओवर राइटिंग कितने हैं, मान लीजिए कि ओवर राइटिंग 4 है तो फिर ओ दे करके डैश दे करके 4 दिया जाता है। इसमें 4 ओवर राइटिंग है। तो इस तरह से हर पेज में उसको देख लिया जाता है कि अगर कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा अगर कट किया गया है और इनिशियल कर दिया गया है तो उसको डिनोट कर दिया जाता है कि बाद में उसको फिर कोई काटेगा नहीं कि काट करके बदल दिए, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि फिर उसको उस स्थिति में जो 1 या 4 लिखा हुआ है उसमें भी ऐड करना होगा। अगर आप फिर दूसरी जगह काटते हो तो फिर आपको करेक्शन कर रहे हो काट करके, तो उस स्थिति में जो अगर उसने 1 लिखा है सी करके तो आपको 1 को ये करके 2 लिखना होगा। तो जब आप 2 लिखिएगा, 1 को 2 बनाइएगा तो आप ऑलरेडी काट दिए, तो वो अनवैलिड माना जाएगा कि वो इसको कहीं ना कहीं पीछे में कोई ना कोई इसे छेड़छाड़ किया है। ये सारी सूचनाएं ये रखी जाती है कि इस तरह की कोई नहीं हो कि कोई भी बड़ा अथॉरिटी अफसर जो होता है वो कभी कभी चेक करता है कि ऐसा तो नहीं कि टेंडर को बाद में
मैनेज किया गया है लोकल बॉडीज द्वारा, ये हुआ, तो सारे चीज जो होता है उसी समय होता है। और जो जिस समय टेंडर खुलता है तो उसमें फाइनेंस से कोई रहते हैं, एग्जीक्यूटिव रहते हैं, असिस्टेंट रहते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं कि आप किसी खास कॉन्ट्रैक्टर को लाभ नहीं पहुंचा सकते। टेंडर डॉक्यूमेंट्स कैन बी इन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, दोनों कॉपी में हो सकता है। लिस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? पहला तो होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज जो होता है कि ये पहला पेज कहलाता है, जिस पर कि नेम ऑफ वर्क लिखा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट नंबर लिखा रहता है, नोटिस में टेंडर नंबर, जैसे जो रहता है कि तुम लोगों को देखा होगा कि रोड वाला दिए थे, तो उसका जो आप नोटिस एनआईटी जो कितना नंबर के निकाल रहे हैं वो भी नंबर उस पर लिखा रहता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट से 5th लेटर निकल रहा है तो उस में भी आपको टेंडर टू उसमें 5 लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद नेम ऑफ टेंडर, जो आपका टेंडर है, जो आपका काम कर रहे हैं, जिस विभाग से हो रहा है उस विभाग का नाम भी लिखा रहेगा। तो नेम ऑफ वर्क हो गया, क्या काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नंबर, है ना, नेम ऑफ वर्क, जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट नंबर है, किसके अंदर एग्रीमेंट होगा वो नंबर लिखा हुआ रहेगा। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर नंबर, जो आपने एनआईटी में जो नंबर निकाला है सूचना पट में कि इतना नंबर का मैंने नोटिस निकाला है, वो भी लिखा रहेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट, कितने एस्टिमेट का आपने निकाला है, 1 करोड़ 2 करोड़, जो भी लिखा रहेगा। और नेम ऑफ टेंडर, और उस विभाग का भी नाम लिखा हुआ रहेगा जो विभाग उसने निकाला है, कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिवीजन गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड डिवीजन गया, जो भी है इस तरह का लिखा हुआ रहेगा। उसको हम लोग टाइटल पेज कहते हैं। उसके बाद सेकंड हो गया इंडेक्स। तो इंडेक्स का मतलब ही होता है समरी, हर पेज का दिया हुआ रहता है शो करने की किस पेज पर क्या है, जो तुम लोग भी बनाते हो टर्म वर्क वगैरह में, प्रैक्टिकल में, वो इंडेक्स होता है। इट शोज कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव पेज नंबर। ये वही बताता है कि हर किस पेज पर कौन सा कंटेंट है ना, उसी के बारे में बताता है ये। टेंडर नोटिस। The tender notice is published in newspaper for inviting quotation for different contracts, also enclosed in tender document। जो आपका टेंडर नोटिस निकलता है उसकी भी एक पेज इसमें डाली हुई रहती है कि इसी पेज के हिसाब से आप लोग को भूला गया था और सारे बताए गए थे कि इतना तारीख तक जमा करना है, इतना तारीख तक को ओपन होगा, ये सारे चीज। तो उसकी भी एक कॉपी जो है टेंडर नोटिस की इसमें लगी हुई रहती है। उसके बाद आता है फिर जनरल इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, बताया हुआ रहता है कि वो काम कैसे कैसे करना होगा, है ना, कहाँ पे है, उसका लोकेशन वगैरह, और जो भी जनरल लोकेशन है सारा चीज में दिया हुआ रहता है। जनरल इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स फॉर फिलिंग एंड कंप्लीटिंग ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। इट इज इंसर्टेड इन ऑल टेंडर्स। माने आपको ऐसे भरना है, वैसे भरना है, यहाँ पर का काम है, माने जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन एक होता है उसमें दिया हुआ रहता है कि आपको ये बीड, टेक्निकल बीड में ये पेपर डालिए, फाइनेंशियल बीड में ये पेपर डालिए, एक जनरल आइडिया उसमें दिया हुआ है। स्पेशल कंडीशन एंड टर्म्स। दिस टाइप ऑफ कंडीशन चेंज इन डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क, है ना, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन तो सब में रहता है कि आपको एक तरीका बताया हुआ, लेकिन जब कुछ स्पेशल काम होते हैं उसके लिए उसमें पेज अलग से कुछ जोड़ा जाता है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन चेंज इन डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क। ये अब तो आपका काम अलग अलग जब हो रहा है तो उस परिस्थिति में जो है ये दूसरा जो कॉलम रहेगा, पेज रहेगा, उसमें इन सारे चीजों को हम लिखेंगे। ए में जैसे लिखाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर शुड सबमिट लिस्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स दैट प्रोसेस। उसके पास जिससे अब उस तरह का वर्क ही है कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ही उसको कर सकता है, तो उससे लिया जाता है डाटा कि आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। इससे आप समझ पाते हैं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर फुल्ली वेल इक्विप्ड है और ये हर काम को आराम से
कर सकता है, इसलिए उसका लिस्ट लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर शुड सबमिट लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्टाफ। आपके पास टेक्निकल स्टाफ कितने हैं उसका भी आप लिस्ट दे दीजिए, क्योंकि जब हम वर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस परिस्थिति में हम देखेंगे कि आपने जो लिस्ट दिया है टेक्निकल स्टाफ का वो आपके पास है कि नहीं। और बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जब कॉन्ट्रैक्टर साइट पे नहीं जाता है, जो उसके टेक्निकल स्टाफ ही होते हैं वो सारा चीज डील करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर शुड सबमिट लिस्ट ऑफ स्पेशल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अगर उसके पास कोई वैसा स्पेशल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है तो वो चीज भी उसको सबमिट करवाया जाता है। ये अगर पास लिख देता है रिमार्क्स में कि अगर आपके पास कोई स्पेशल ऐसा इक्विपमेंट है तो आप उसके बारे में मेंशन कर दीजिए। मेंशन करने से क्या होता है कि वैसा काम अगर उसको काम एक्सिक्यूट करने के दौरान कभी जरूरत पड़ गई तो उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उस इक्विपमेंट से हम काम ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर शुड मेक अरेंजमेंट फॉर सेट फॉर देयर एम्प्लॉय। उसमें कॉन्ट्रैक्टर को जो है कितने एम्प्लॉय हैं, क्या कितने लगाएंगे वो, उसके लिए उसको जो है कि आपको एक सेट बनाने का काम भी रहेगा कि आप उनको रखने के लिए अलग, चूंकि ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी को किसी डिपार्टमेंट में काम करवा रहे हैं तो उसको अब ये डिपार्टमेंट का सोचना ये काम नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, नहीं। उस समय डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट हुआ तो उसको भी तो एक ध्यान देना होगा ना कि ये लेबर को ढंग से रख रहा है कि नहीं, इसको फैसिलिटी दिया है कि नहीं। तो इसीलिए सब टेंडर डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें डाल दी जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर बंधा हुआ रहे, तो उसके रहने के लिए वो भी उसको लिख के उसमें देना होगा। कॉन्ट्रैक्टर शुड सबमिट लिस्ट ऑफ व्हीकल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। उसको जो है कि लिस्ट ऑफ व्हीकल भी प्रोवाइड करना होगा कि जब कोई हमारे सरकारी लिखा हुआ रहता है कि आपको डिपेंड करेगा कि आपने जो नाइटी बनाया है कैसा बनाया है, कि व्हीकल वो देगा, आप उसके गाड़ी से जाएंगे तो इंस्पेक्शन करेंगे कि काम जैसे सुदूर होता है कि गेट यहाँ है और काफी अंदर में काम हो रहा है, तो उस परिस्थिति में जो है कि उसको गाड़ी प्रोवाइड करना कॉन्ट्रैक्टर का काम है। उसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि दो तरह का स्पेसिफिकेशन होता है, जनरल एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो जनरल स्पेसिफिकेशन में तो ऐसे ही बहुत कुछ दिया हुआ रहता है, लेकिन डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में सब चीज का अलग अलग से बताया हुआ रहता है कि आप ब्रिक वर्क करोगे तो कैसे कैसे करना है, पीसीसी करोगे तो कैसे कैसे करना है, ये सारी चीजें उसमें बताई हुई रहती है। तो जनरल एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन should also be enclosed in tender documents. It show how to do work and quality of material which will be used in project. ये तो तुम लोग पहले ही पढ़ ही चुके हो स्पेसिफिकेशन। उसमें वही है कि किस तरह की क्वालिटी की मटेरियल है उसी के बारे में दिया हुआ रहता है। वो पूरा मेंशन रहता है कि जैसे आप अगर सैंड आप यूज कर रहे हो तो इट शुड बी क्लीन, है ना, ये केमिकल ये मुक्त होना चाहिए, ये सब चीजें लिखी हुई रहती है मटेरियल्स के बारे में। आप जब आप कोई वर्क करते हो कि पीसीसी कर रहे हो तो इसको ऐसे मिलाना चाहिए, 1:3:6 में इतना पार्ट ये, इतना पार्ट ये, इतना पार्ट ये लेकर के पहले आप उसमें कोर्स एग्रीगेट रखेंगे, उसके बाद आप ये सर जैसा एस्टिमेट करते थे तो लिखा हुआ रहता था ना सर की। हाँ जो हम किए थे ना पढ़े थे सर एस्टिमेट। हाँ सर थे। हाँ, तो वो सेम इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में डाला हुआ रहेगा। जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा ना बन करके इसमें पेज डाला हुआ रहेगा वैसा वो चीज का। हेलो सर। हाँ, यहाँ रीजनल लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो तो सरकारी फंड से पैसा ले लेते हैं और घटिया क्वालिटी का सामान यूज करते हैं, जैसे नल जल योजना वाला तो वो डिपेंड करता है। तो वो कोई बोलो। नहीं बैठाई जाती है उनके जांच के लिए। हाँ, अब है ना कि मान लो कि नल जल योजना चल रहा है ना, तो अगर वो घटिया सामान यूज कर रहे हैं
तो सबसे पहला तो वर्क होता है जो जूनियर इंजीनियर ऑलरेडी करवा रहे हैं उसके काम को, उनको देखना वो स्पेसिफिकेशन के अनुसार उस क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो उसके ऊपर आता है असिस्टेंट इंजीनियर, उससे आप कंप्लेन कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर भी नहीं है, अगर आपके समझ से बाहर हो रहा है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ भी आप कंप्लेन कर सकते हो। वो भी अगर समझ से बाहर होता है तो फिर आप टेक्निकल में और ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका की तरफ चल जाना चाहिए कि हम उसको डीएम को यूज करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर गलत करता है तो बिना इंजीनियर के सहयोग के नहीं करता है, ये तय है। सर पर जो नहीं कर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे यहाँ वो तो हाँ। रीजनल के नहीं होते हैं, तो जनता डरती है ना उनसे, मतलब कोई भी जनता को अगर डरने क्या, जनता जैसे हम तो उसको तो देखो, अगर जनता डरेगी तो क्वालिटी तो तुम गेन नहीं कर सकते हो। आज जनता डर सर रही है। तो ये हाँ। तो ऐसे में तो सरकार को एक एजेंसी खुद से बैठानी चाहिए ना, कि जो कि जांच करे। ऐसे तो सरकार को भी तो पता होगा ना कि हाँ तो जनता सरकार के आदमी तो उसमें इंगेज है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव हाँ वो इंजीनियर, यस असिस्टेंट सर, है इंजीनियर, सर। लूट रहे हैं। डीएम डीएम सब इंगेज है सरकार के। लेकिन जब सब लोग पैसे खा रहे हैं तो घटिया हरकत तो करेंगे ही करेंगे। जैसे जूनियर इंजीनियर पैसा ही ले रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर उसमें पैसा ही ले रहा है कॉन्ट्रैक्टर से, एग्जीक्यूटिव में पैसा ही ले रहा है। अब ऐसी सिस्टम बनी हुई है कि डीएम के पास भी एग्जीक्यूटिव में अगर पैसा पहुंचाएंगे तो डीएम भी नहीं बोलेंगे, वही डीएम यस सर, बोलेगा जो चुप चुप रहता रह है। जाएगा। हाँ, यस वही सर। डीएम बोलेगा जिसने एग्जीक्यूटिव में से पैसा नहीं खाया हो, उस योजना में वो जाएगा, एग्जीक्यूटिव में को कहेगा मैं आप पर कार्रवाई करूंगा, मैं आपको सस्पेंड करूंगा, कॉन्ट्रैक्टर को आप काम बंद कीजिए। तो स्वाभाविक है कि हमारी आवाज जब तक नहीं उठेगी चेंजिंग होने की संभावना नहीं है। सारे मिले हुए हैं लोग, और आपका ये मान के चलिए कि 40% काम होता है, 60% जो है पैसा बट जाता है। यस सर। मैं अपना शायद कॉन्ट्रैक्टरी लाइफ में देख रहा हूँ कि क्या होता है। यस सर, शायद पंडित नेहरू ही बोले थे कि अगर सरकार के पास से 1 रुपया जाता है तो वो जनता के खाते में 1 पैसा पहुंचता है, वो हाँ 99 वही पैसा कह रहे हैं, 20 पैसा में जाता है। हाँ वही कह रहे हैं ना कि ऐसी स्थितियां हैं कि इसको बहुत मुश्किल काम है। और ये जनता भी क्या करे, जनता तो सरेंडर कर चुकी है। ऐसे ही स्थिति नहीं हमारे इंडिया का, सरेंडर कर चुका है सब। तो बहुत कठिन काम है। तो उसकी क्वालिटी के लिए वही है कि आप समूह बना करके, अगर जनता चाह रही है तो समूह बना के आप डीएम के यहाँ हमेशा जो है कि उसको कंप्लेन करें और कॉपी टू कर दें ऊपर में उसका, कि डीएम भी समझे कि नहीं सिर्फ कॉपी मेरे ही के यहाँ नहीं आया है, ऊपर भी गया है। कंप्लेन जब भी करनी चाहिए, ये हमेशा मान लो कि डीएम के यहाँ अगर कंप्लेन कर रहे हो तो हमेशा उसकी एक कॉपी डाल दो ऊपर में उस विभाग के मंत्री के पास, कि डीएम समझे। अगर तुम थाना में कंप्लेन कर रहे हो तो हमेशा क्या करो कि कॉपी टू एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीधे डाल दो, भले तुम उसके पास नहीं भेजो। लेकिन कंप्लेन अगर आप थाना में कर रहे हैं कि हमारे इलाके में ऐसा ऐसा हो रहा है ना, गुंडे तत्व के लोग आते जाते रहते हैं और ये कर रहे हैं, तो कॉपी एक उसकी जरूर कॉपी को ऊपर में डाल देना चाहिए। भले तुम एसपी के यहाँ उस कॉपी को मत भेजो, लेकिन जो तुमने थाने को कॉपी दिया है, थाना इंचार्ज को, उसमें खाली नीचे लिख दो कॉपी टू एसपी। देखो थाना वाला कार्रवाई करेगा, ऐसे नहीं करेगा, दबा देगा लेटर को। ये सर प्रतिलिपि में देना चाहिए। हाँ देना चाहिए, नहीं तो थाना वाला तो कह रहे मेरे ही पास आया है ना, वो उससे मिल करके दबा लेगा। और जैसे ही वो जान जाएगा कि नहीं ये कॉपी एसपी को भी दिया गया है, कल तो एसपी उनसे पूछेंगे तो वो डर जाएगा। हाँ तो ये पूरी करना चाहिए। ठीक है, चलिए। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट डील्स ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू डू सर्टेन थिंग्स, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म भी उसमें होता है, जो हम लोग जिसमें कि एक दूसरे को बाइंड किया जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर को ही बाइंड किया जाता है। और डिपार्टमेंट अपनी ताकत रखती है कि हम आपके हर चीज को मान नहीं सकते हैं और मैं जैसा कहूंगा वैसा करना होगा। उससे जो है कि बॉन्ड 100 रुपये पेपर पर बनवा लिया जाता है कि आपको जैसे जैसे मैं कहूंगा, लीगली, ऐसा नहीं कि लीगल नहीं कहूंगा कि जो पाऊंगा सो कह दूंगा, लीगली एक कानून के तहत लॉ के अंडर में जैसे जैसे मैं काम कहूंगा वैसे वैसे आपको करना है।
तो सर काम क्या स्टाम्प करना है? ये कोर्ट स्टाम्प पेपर पर सर उससे लिखवाया जाता है। हाँ 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 हाँ, उसके ओ, फॉर्म रहता है। और ये फॉर्म जो है ना, बाद में जो है 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके जो ये फॉर्म रहता है उसी को उस पर टाइप कर दिया जाता है अच्छा सर। और वो रख लिया जाता है कि हाँ आप बंधे हुए रहेंगे। तो it deals a legally binding agreement between two parties to do certain things in which one party has all the bargaining power and use it up to completion of work। जिससे क्या होता है कि आपको जो दूसरा पार्टी है वो हमेशा दबा हुआ रहता है और जो डिपार्टमेंट है उसको हमेशा दबाए रखती है कि आप ज्यादा उछल कूद मत करो। आपने एग्रीमेंट हमारे साथ किया है कि हम ऐसे स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्योंकि इसको कितनों आप कर लो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफिकेशन के अनुसार अगर काम इंजीनियर करवा लेगा तो वो संभव नहीं है कि कर पाएगा। क्योंकि तुम लोग स्पेसिफिकेशन में पढ़ा होगा कि कैसे कैसे हम लोग को वर्क करना है, उस तरह से कर ही नहीं पाएगा। आप उस पर उसे बोल सकते हो कि आप स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, आप उसको पैसा काट सकते हो, उसका डिले कर सकते हो, बिल को रोक सकते हो। बहुत सी चीजें हैं जो स्पेसिफिकेशन पावर देता है। अब इसी में एक फॉर्म होता है, शेड्यूल ए बना रहता है, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए इज अ स्टेटमेंट इन विच डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर स्पेसिफाइड। जो शेड्यूल ए होता है उसमें आपको जो है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सारे डिटेल जो उसके बारे में स्पेसिफाई किया रहता है ना, कि जो आपको सप्लाई वहां करना है या यूज करना है उसी के बारे में, कि ये सारी इस तरह का हमको मटेरियल चाहिए। और ये जो मटेरियल है एक्चुअल में कि कभी कभी जो है कि आपका डिपार्टमेंटल स्टोर में भी पड़ा हुआ रहता है। तो जनरली सीमेंट, छड़, पेंट, यही सब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो डिपार्टमेंट खुद खरीद के रख लेती है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में उसे जो है सीधे फैक्ट्री से मिल जाता है कम दाम में, और उस मटेरियल को वो कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई करती है जो आपको शेड्यूल ए के अनुरूप होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी अगर चाहेगा तो जो उसका डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी को लगाते हुए अगर वो फैक्ट्री में भेजता है तो उसको भी सस्ते दर पर जो है सीमेंट, छड़ और पेंट ये सब मिल सकते हैं बाजार से सस्ते दामों पर। तो पहले जो है कि डिपार्टमेंट क्या करती थी कि सारे सामान खरीद लेती थी और वहां से वो स्टोर से सप्लाई करती थी और कॉन्ट्रैक्टर उसे लेता था और काम करवाता था, जो कॉस्टली सामान जो ह्यूज अमाउंट में लगना है। लेकिन अब जो है कि जनरली जो है ये डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया। अब जो है कि सीधे कॉन्ट्रैक्टर को ये बोला कि आप एग्रीमेंट का पेपर ले लीजिए जो हमारे साथ किया है आपने, या वर्क ऑर्डर का, और उसको आप डायरेक्ट फैक्ट्री भेजिए, वो आपको उस रेट पर दे देगा। तो डिपार्टमेंट को अपने पास रखने में क्या फायदा था? डिपार्टमेंट को ये फायदा था कि एक स्टोर बनाता है, डिपार्टमेंट के पास स्टोर होता है, उसमें जो है कि आप जो फॉर्म आप निकाले कि आपको आज मान लीजिए कितने बोरा सीमेंट की आवश्यकता है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि आज मैं इतना एमक्यू का कास्टिंग करूंगा, मुझे इतना बोरा सीमेंट चाहिए, तो वो उतना बोरा उसको अलाउ करती है। अब उस उतना बोरी सीमेंट को जो है उसको उस काम में लगाना है, तो अगर उतना बोरा जितना एमक्यू काम हुआ, कितना बोरी सीमेंट लगा, वो एक इंजीनियर तो जान ही जाएगा कि इतना एमक्यू का ढलाई था, ये रेशियो था, तो इतना बैग सीमेंट इसमें लगेगा। अगर वो सारे बैग सीमेंट उसमें लग जाते हैं तो स्वाभाविक है कि क्वालिटी उसकी उत्तम हो गई, क्योंकि वो आपके पास उतना ही आपने उसको रिलीज किया,
उतना ही उसके साइट पे पहुंचा और उतना कंज्यूम भी हो गया। इसका माने कि उतना बोरी सीमेंट अगर लगा तो क्वालिटी जो है हमारा उस स्ट्रक्चर का बेटर होगा। तो इसलिए पहले ये सिस्टम था कि खुद आप सप्लाई कीजिए छड़ और ये और पेंट अलकतरा क्या क्या ये सब चीजें थी। लेकिन इसमें देखा गया कि हमारे एम्प्लॉय को माने यूटिलाइज ज्यादा होना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्टर से हमेशा झगड़ा होने की संभावना रहती है। तो उस परिस्थिति में कारण होता था कि कॉन्ट्रैक्टर चाहता था कि हम सीमेंट बचाएं, सीमेंट कम करें, तो वो इधर उधर सेल करने के पक्ष में रहता था। तो इसलिए जो है कि इसको गवर्नमेंट हटा दी कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ही लाएगा सीमेंट, कॉन्ट्रैक्टर ही लोहा लाएगा, कॉन्ट्रैक्टर ही अलकतरा लाएगा, जैसे लाएगा हमको काम का क्वालिटी देखना है। जिससे कि क्वालिटी का गुणवत्ता कुछ घट भी गया, जो स्थिति हुई। तो ये हुआ हमारा फॉर शेड्यूल ए में ये हुआ। तो इन दिस स्टेटमेंट फॉलोइंग डिटेल्स आर शोन। क्या कह रहा था? डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टू बी सप्लाइड, जो मटेरियल आपको लेना है उसके बारे में सब सारे चीज लिखे रहते हैं। सीमेंट हो गया, बिटुमेन हो गया, स्टील हो गया, पेंट हो गया, इट्स अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे स्टोर में है, ये भी लिखी रहती है। इट्स रेट, अब जबकि ये सब एक्चुअल में ये सब चीजें अब हो नहीं रही है, लेकिन ये पहले होती थी। इट्स अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में है। इट्स रेट टू विच मटेरियल कॉस्ट विल बी चार्ज, उसके रेट भी दिए हुए रहते हैं कि इसका कॉस्ट सीमेंट का इतना है, फलना का इतना है, फलना का इतना है। अब स्वाभाविक है कि अगर वो देखेगा ना कॉन्ट्रैक्टर, तो देखेगा कि मार्केट में क्या रेट है और हमको जो डिपार्टमेंटल मिल रहा है उसमें क्या अंतर है। अगर उससे सस्ता रहेगा तभी वो डिपार्टमेंट से लेगा, अन्यथा वो कहेगा कि नहीं, हम बाजार में तो इससे सस्ता आपको सीमेंट मिल रहा है और हम आपके यहाँ से इतना सीमेंट महंगा क्यों लें। तो बहुत सी विसंगतियां थी जिसके चलते डिपार्टमेंट ने ये काम को बंद कर दिया। द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द मटेरियल, वो भी बताया रहेगा कि आपको सीमेंट कहाँ से उठाना है, वो सारी चीजें शेड्यूल ए में दी हुई रहेगी। द कॉन्ट्रैक्टर शुड चेक द शेड्यूल ऑफ रेट एंड कंपेयर इट थ्रू द रेट एट विच मटेरियल्स आर टू बी सप्लाइड। वो चेक करेगा कि क्या मिल रहा है यहाँ, हमको क्या मिल रहा है, उसके अनुसार वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। और नहीं तो उस स्थिति में जो है कि अगर एग्रीमेंट पहले ही आपने लिख दिया है तो उस अनुसार वो रेट डालेगा कि नहीं, आपको जो भी होगा डिपार्टमेंटल आपको ये और ये दोनों सप्लाई मिलेगा, इसके अलावा आपको अन्य काम करना है। शेड्यूल बी इज ए स्टेटमेंट फॉर्म लिस्ट डॉक्यूमेंट इन विच मटेरियल लेबर एंड देयर कॉस्ट आर आइटमाइज्ड, है ना। ये जो शेड्यूल बी में जिसमें लोग टेंडर डालते हैं, जिसमें लिखते हैं कि इतना रेट, इतना रेट, इतना इसका, इतना इसका, इतना इसका, इतना, वो शेड्यूल बी कहलाता है। माने कॉन्ट्रैक्टर हमेशा शेड्यूल बी में ही अपना रेट कोट करता है, चाहे परसेंटेज ऑफ रेट कोट करे या आइटम रेट कोट करे, उसी को हम लोग शेड्यूल बी फॉर्म कहते हैं। It shows details of term and condition of construction or repair, contract work and quantities, area, volume, weight of each item. उसी में सारे चीज आपको बताए रहते हैं कि इतना एमक्यू ये, क्योंकि रेट भी दिया हुआ रहता है, रेट नहीं तो एमक्यू दिया हुआ है कि इतना वॉल्यूम इसका है। इस तरह का इसका 1:3:6 है, 1:2:4 है, ब्रिक वर्क है 1:6, 1:3, 1:4, जो भी है सारे डिस्क्रिप्शन आपको शेड्यूल बी में ही रहता है। इसीलिए इसको हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं, BOQ। इट इज ऑल्सो नोन एज बिल ऑफ क्वांटिटी। एक कॉन्ट्रैक्टर है कि इंटरेस्ट इंसर्ट हिज ऑफर ऑन शेड्यूल बी ओनली, इसी में जो है कॉन्ट्रैक्टर अपना रेट कोट करता है। इन परसेंटेज रेट टेंडर ए कॉन्ट्रैक्टर हैज to insert only % below or above the rate, है ना। कि वो परसेंटेज में क्या करता है कि उसको ऑलरेडी सारे का रेट दिए हुए रहते हैं और टोटल अमाउंट भी देता है, उतना % एवं इतना % बिलो। कभी कभी टोटल अमाउंट न दे करके सिर्फ सबका रेट दिया हुआ रहता है, तो हर रेट में उतना % एवं आ गया, है ना। और कुछ में अगर मान लीजिए कि
डिपार्टमेंट अगर चाह रही है कि इसको जो है कि एकदम ये हमारा मार्केट रेट है, तो एक्सेप्ट लिख देती है कि आइटम नंबर इतना को छोड़ करके बाकी को आप परसेंट और रिवर्ट डाल जा सकते हैं। ये आइटम जो है आपको इतना ही रेट पर करना होगा। तो बहुत भिन्न भिन्न तरह के जो है टेंडर डॉक्यूमेंट्स बने रहते हैं, है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद दिखेगा कि क्या क्या किस किस तरह के होते हैं। In item rate tender a contract in item rate tender, a contractor has to insert the rate of each item, total cost of each item and total cost of all item. तो पहले बता ही चुके हैं। Schedule C. Schedule C is a statement which is used for supplying machineries, tools and plant equipments with a specification and a special form, a special term and condition. Schedule C में कुछ term and condition रहता है और वो जनरली किसी खास वर्क में ही यूज किया जाता है। इसमें आप कि अगर आपको डिपार्टमेंट जो है अगर किसी तरह का मशीनरी सप्लाई कर रही है ना, जो उसके पास ऑलरेडी है, वो कॉन्ट्रैक्टर को उसको यूज करना चाहता है तो उसको उस स्थिति में दे सकती है, या अगर कॉन्ट्रैक्टर लाना चाहता है तो उसी के अंतर्गत उसके जो टर्म एंड कंडीशन रहेंगे। जैसे अगर मान लो कि डिपार्टमेंट के पास जेसीबी रखा हुआ है तो उसके बारे में लिखा हुआ रहेगा कि हम आपको जेसीबी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको इसका पे ₹800 पर आवर देना होगा। अगर मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर जेसीबी प्रोवाइड करता है तो डिपार्टमेंट लिखेगा कि हम अगर आप हमें जेसीबी प्रोवाइड करते हैं तो आपको हम पर आवर के हिसाब से 800 रुपये पर घंटा हम देंगे। तो शेड्यूल सी में यही चीज होता है कि आपको मशीनरी और टर्म कंडीशन के लिए उसी का टर्म कंडीशन लिखे रहते हैं, है ना। और ये आपको थोड़ा सा इसमें और छूट गया था जो दूसरे पेज में है। इन शेड्यूल सी द लिस्ट ऑफ आइटम देयर नंबर डिलीवरी शेड्यूल गारंटी नहीं, ये शेड्यूल सी द लिस्ट ऑफ आइटम देयर नंबर डिलीवरी शेड्यूल क्या होता है कि जो स्पेसिफिकेशन सी में रहता है कि उसमें कॉलम भी बना रहता है कि जैसे आप जितने आवर चला रहे हैं तो उसका डाटा भी उसमें बना हुआ रहता है। आपका जो उसका स्पेसिफिकेशन होता है, जो भी टूल्स प्लांट इक्विपमेंट जो भी दे रहे हैं, इन सारों चीजों की ये जो है उसमें लिखी हुई रहती है उस फॉर्म में। तो इसी को हम लोग शेड्यूल सी कहते हैं। तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ये तीनों हो गया। तो आज हम समझते हैं बस इतना ही तक, है ना। बाकी कल के क्लास में क्लास आप लोग का सर वैलिडिटी पीरियड वो फिर से बता दीजिए सर। देखो वैलिडिटी पीरियड क्या होता है कि जैसे तुम टेंडर डालते हो, सबमिट किया टेंडर, कभी कभी डेट ऑफ सबमिटिंग और डेट ऑफ ओपनिंग एक ही दिन होता है। तो जब अगर कभी कभी डिफरेंट डे होता है कि आज आपने सबमिट किया तो कल ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद अगर आपका सारा कुछ सही है, कोई आपका टेंडर में दिक्कत नहीं है, सब ओके है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, और आप अगर लोएस्ट हो जाते हो तो उस दिन से गिनती आपकी शुरू हो जाएगी और वो 30 days to 90 days रहेगा। वो डिपेंड करेगा 30 एक महीने से लेकर 3 महीने तक का जो वैलिडिटी पीरियड है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ वर्क, कैसा काम का प्रकार है, कॉस्ट ऑफ वर्क, कैसा काम का अमाउंट है ना। उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना जल्दी काम कराना है, कितने अधिक पैसे का है, कैसा काम है। तो उसके बीच में जो भी रहेगा
कि वैलिडिटी पीरियड आपका माना जाएगा कि ये आपका 1 महीने भी हो सकता है, 1.5 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। इस बीच में आपको कॉन्ट्रैक्टर को, दोनों को एक दूसरे को समझ बुझ करके, है ना, एग्रीमेंट कर लेना होगा। अगर आप इस बीच में एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर भी दे देना होगा, है ना, कि माने आपका काम शुरुआत हो जानी चाहिए वैलिडिटी पीरियड के अंतर्गत ही। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को वर्क एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको वर्क ऑर्डर नहीं देते हैं, तो ये फिर कॉन्ट्रैक्टर की इच्छा पर रह जाएगी कि वो उस काम को करे कि ना करे। अगर उसका रेट उसके बाद जो है कि घट जाता है तो स्वाभाविक है कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर उसका रेट बढ़ जाता है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन विधि ने जो आपका वैलिडिटी पीरियड जो आपका टेंडर डॉक्यूमेंट्स में डाला हुआ रहेगा, उसके अंतर्गत रेट बढ़े या घटे, उससे कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ गए वैलिडिटी पीरियड? यस सर। सर एक जगह पढ़े थे सर, वैलिडिटी पीरियड जो है सर वो ये मेंटेनेंस से रिलेटेड है सर। कोई डिफेक्ट अगर पकड़ाता है काम में तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उसको ये कर सकता है, मतलब कि सुधार करवा सकता है कॉन्ट्रैक्टर से। उसको वैलिडिटी पीरियड नहीं कहते हैं, उसको तो कहते हैं हम लोग ये डिफेक्ट लिएबिलिटी पीरियड। डिफेक्ट लिएबिलिटी पीरियड कहते हैं। तो लिखा हुआ था सर एक ही में करके दोनों। नहीं, वो डिफेक्ट लिएबिलिटी पीरियड हुआ कि आपको जो है कि उतना दिन तक अगर उसमें मेंटेनेंस वगैरह जो भी है तो डिफेक्ट लिएबिलिटी पीरियड हुआ, उसको वैलिडिटी पीरियड कैसे करें? बुक में सर मिला दिया था दोनों को एक ही में। ओह अच्छा, बुक में मिला दिया था। नहीं, वैलिडिटी पीरियड यही हुई है, हम तो यही आज तक जानते हैं। अच्छा, और कौन बुक में होगा देख भेजना तो। हाँ ठीक है सर। क्योंकि वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही जो है ना कि उसकी टेंडर की जो वैलिडिटी होती है ना, टेंडर की जो वैलिडिटी होती है वो वही होती है। वो तो डिफेक्ट लिएबिलिटी पीरियड वो अलग चीज खैर हो ही गया, है ना, लेकिन ये वैलिडिटी पीरियड, इसकी टेंडर की वैलिडिटी पीरियड है ये जो तुम लोग को सर जब काम शुरू होता है तो जैसे कि टूल्स एंड प्लान्स का सेटअप करने के लिए भी टाइम मिलता होगा ना सर कॉन्ट्रैक्टर को? ये तो नहीं हुआ कि बोल दिया कि 1 तारीख से शुरू है तो 1 ही तारीख से मतलब कि टाइम भी शुरू हो गया गिनना उसका। हाँ, नहीं उसमें है ना कि जैसे देखो वही तो कह रहे हैं कि नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करेगा। अब मान लो कि 3 महीने का वैलिडिटी पीरियड है, आप उसको वर्क ऑर्डर देते हो, हम आपका बड़ा सा है, हो सकता है कि उसको प्लांट्स बैठाना पड़े, हॉट मिक्स प्लांट बैठाना पड़े, चाहे और भी कोई प्लांट बैठाना पड़ सकता है। तो उस परिस्थिति में उसको जो है कि वर्क ऑर्डर पहले ही दे देता है कि उतने दिन के बीच में है कि वो आपका, चाहे बोल देता है कि आप सारा काम शुरू कीजिए, मैं आपको वर्क ऑर्डर दूंगा ही। तो स्वाभाविक है कि जो 3 महीने क्यों रखा गया है, वही ना नेचर ऑफ वर्क हो गया, कॉस्ट ऑफ वर्क हो गया। 1 महीने से 3 महीने के बीच में ही रखा गया है कि आप उसको एक्सेप्टेंस लेटर ले लीजिए। एक्सेप्टेंस लेटर ले करके आप मैंने प्रोसेस जारी करवाइए, वो सामान गिराएगा, उसको वहां फिक्स करेगा, फिर उसके लिए अलग से वो नहीं देगा। जब आपको ऑलरेडी टेंडर लॉस्ट हो गया है ना, एक्सेप्ट वो कर ही रहा है, एग्रीमेंट भी कर रहा है, तो उस बीच में आप बैठाइए, उसके लिए फिर अलग से नहीं देगा। उसमें जो भी आपको है इसी बीच में आपको करना। चाहे बहुत सी चीजें हैं जो उसमें लिखी हुई रहेगी, अगर काम आपका यूनिक है कि आप आज वर्क ऑर्डर हमको दे देते हैं, है ना, आप तो गिनती कर दीजिएगा, आज से शुरू कीजिएगा। लेकिन अभी हम प्लांट बैठाने में हमको हो सकता 2 महीना लग जाए, तो उस परिस्थिति में तो हम जब आज वर्क ऑर्डर आपने दे दिया, आपने गिनती शुरू कर दिया आज से, और 2 महीना में प्लांट बैठाने में लग गया, तो मेरा वर्क डन अगर उसको 1 साल में पूरा करना तो वो 10 महीना में ही पूरा करना होगा। तो उस स्थिति में इसीलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत कुछ एक दूसरे से
समझौते की बात होती है। ये डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे को समझना पड़ेगा कि अगर उसको मशीन बैठाना है तो स्वाभाविक है कि उसको हम सारा चीज करने के बाद ही काउंटिंग करें उसके पीरियड को, कि जो वर्क करने का जो पीरियड है उसके बाद ही काउंटिंग करें। ये सारी चीजें रहती है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो तबाह करने पर फिर वही है, कानून का सहारा लेना पड़ता है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग में नहीं है तो कानून का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें देखा जाएगा कि आपने क्या रूल लिख के दिया है, क्या टर्म एंड कंडीशन है ना। तो वो सारा चीज रहता है टर्म एंड कंडीशन में, वो हम लोग सारा पहले तैयार करते हैं टेंडर निकालने के पहले कि हमको किस तरह से करना है। उसके लिए टाइम के लिए जो भी है इसी बीच में सब कर लेना है। ये नहीं कि उसके अगर आपने लिख दिया है कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स में कि आपको वर्क ऑर्डर के लिए है कि 2 महीना अलग समय दिया जाएगा तो बात अलग है। जैसे कभी कभी होता है कि ड्राइंग और डिजाइन नहीं देता है ना डिपार्टमेंट, वर्क ऑर्डर दिया तो बोला कि इसका जो है कि हमको एक मेडिकल हॉस्पिटल बनाना है, इसका आप आर्किटेक्ट से डिजाइन और ड्राइंग और एनालिसिस है ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस सारा चीज करवा के आपको लाना होगा। तो उसके लिए उस टेंडर फॉर्म में ही एक आइटम ही एक बन जाता है कि इसके लिए आप कितना पैसा लेंगे, और जिस दिन आप वर्क ऑर्डर देंगे तो उस दिन से आपको जितना दिन में वो उसका ड्राइंग डिजाइन और ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस करके जब आर्किटेक्ट दे देगा उसके और वर्क ऑर्डर देने से उतना दिन तक जब वो देता है इतना दिन तक उसको एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऐड कर दिया जाएगा कि आपको 2 महीने में आपको आया है ना, तो 2 महीना अब आपका आगे भी समय 2 महीना आपको बढ़ा के दिया जाएगा। चाहे आप जिस दिन का काम खत्म होता है उस दिन जो है कि उसमें ये ऐड किया जाएगा कि जो 2 महीना बाद इनका खत्म हुआ है उसका कारण था कि इनको 2 महीना बाद डिजाइन मिला ही है, इसलिए इनका काम 2 महीना बाद खत्म। समझ पाए इस बात को? हाँ समझ गए सर। जैसे कि सर कॉलेज में जो हॉस्टल सर बन रहा है उसका तो टूल्स एंड प्लांट्स लगाने में लग रहा है कि 2-4 महीना ले लिया सर। अभी तक काम शुरू भी नहीं किया सर उसका। काम शुरू भी नहीं किया है। तो अब जिस तरह की रहेगी ये स्थिति रहेगी कि अब इतना मान लो तो उसको एक जस्टिफाइड काउज देना पड़ेगा है ना। अगर जस्टिफाइड काउज वो दे देता है ना तो वो उसको एक्सटेंशन गवर्नमेंट दे देती है। अगर जस्टिफाइड कारण नहीं बताएगा वो तब उसको एक्सटेंशन में दिक्कत होगी। और अगर जस्टिफाइड काउज दे देता है कि इस कारण से डिले हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपने जमीन जिससे हुआ था कि उसको कि पहले हॉस्टल इधर बनेगा इस डायरेक्शन में बनेगा, फिर हुआ कि नहीं इधर बनेगा, तो ऐसी ऐसी कुछ दिक्कतें उसको भी आई है। अब पेड़ काटने की बात थी कि यहाँ पेड़ काटना है तो वन विभाग जो है उसको आदेश नहीं दे रहा था, उसमें डिले हुआ। तो इस परिस्थितियां में जो है डिले हुआ है तो उसका काउज है, उसको रखना पड़ेगा। पत्राचार जो किया वो दिखाना पड़ेगा कि हम वन विभाग को पत्राचार किए, वो इतना डिले कर दिया, हमको पेड़ काटने में दिक्कत हुई, तो ये वो तो बहुत सी चीजें हैं जो इसमें रहती है ना। आप क्लाउज में लिख करके उसको सब बना हुआ है, वो सारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स में रहते हैं। समझ गए बात को? हाँ समझ गए सर। चलो 1 से 10 के बीच में बोलो तो कौन कौन है?